एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की एक डिप्लोमेसी है जिसे कहा जाता है डिनर डिप्लोमेसी। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी के मुख्यमंत्री ने एक अलग ही डिप्लोमेसी निकाल दी। उस डिप्लोमेसी को आप कह लीजिए सादी डिप्लोमेसी। जी हां, और इस सादी डिप्लोमेसी में कौन पहुंचा राहुल के सीएम के पास? तो जवाब है नायडू साहब के बहुत सारे दूत। और ये दूत पहुंचे किस वक्त पे? जिस वक्त पे नीतीश कुमार की विदाई हो रही थी। नायडू की सांसें तेज चल रही थी क्योंकि नायडू इस बात को भली भांति तौर पर जानते हैं कि नीतीश कुमार जैसे कुर्सी कुमार को निपटाने में यदि भारतीय जनता पार्टी ने जरा भी संकोच नहीं किया, चौतरफा घेराबंदी कर ली और एक ऐसे नेता की घेराबंदी कर ली जिसके खुद के दामन पर कोई दाग नहीं है, उसके खिलाफ ईडी जैसी एजेंसी आप नहीं लगा सकते, तो फिर नायडू साहब के तो बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारे मुकदमे हैं। ऐसे में नीतीश साहब की तो छुट्टी कर दी मोदी जी ने। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का तो पहला मुख्यमंत्री बन ही जाएगा, लेकिन क्या यह आहट इस बात की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में पड़ गई? जी हां, लगता तो यही है। अब कौन सी सादी थी, क्या डिप्लोमेसी थी? राहुल के सीएम आप समझ गए होंगे, यानी कि रेवंत रेड्डी, जो नायडू साहब के बड़े खासम खास रहे, और रेड्डी साहब के खासम खास यानी कि वेम नरेंद्र रेड्डी, जिनको राज्यसभा भेजा जा रहा है, उनके भी नायडू साहब से क्या संबंध रहे, आज सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे और समझेंगे। ये जो रिसफल है ना राज्यपालों का, ये यूं ही नहीं हो रहा। इसके पीछे कहानी बड़ी लंबी है, क्योंकि सत्ता को अब डर सताने लगा है। और शुरुआत करें उससे पहले एक कहावत भी याद दिला देते हैं, दीपक बुझने से पहले बहुत तेज फड़फड़ाता है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते कई महीनों से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही जारी रहे और हम खुल करके सत्ता से सवाल कर सके और साथ ही साथ विपक्ष के गलियारे की खबरें भी आप तक पहुंचा सके। अब आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार, बिहार में यूं तो अब यह कहा जा रहा है कि एक युग का अंत हो गया, लेकिन क्या नीतीश कुमार वाकई में इस्तीफा देने जा रहे हैं, उस पे इसी वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस चीज का आपसे वायदा किया था नायडू साहब के दोस्त राहुल गांधी के मुख्यमंत्री के साथ, तो जरा वो कहानी समझ लीजिए। हालांकि इससे पहले आपको यह भी जानना होगा कि जिस शादी में नायडू साहब के दूत पहुंचे थे ना, वो शादी किसी और के घर पे नहीं थी, बल्कि वो शादी थी तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर पे। जी हां, उनका नाम है भट्टी विक्रमार्का मल्लू। उनके बेटे सूर्या की शादी थी और सूर्या की शादी के अवसर पर देश भर के बहुत सारे लोग पहुंचे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता तो नहीं पहुंचा, लेकिन वहां पर निश्चित तौर पर टीडीपी के लोग नजर आए। टीडीपी के लोग पहुंचे, यहां तक कि वो लोग भी पहुंचे जो लोग नायडू साहब के किचन कैबिनेट के लोग माने जाते हैं। अब किचन कैबिनेट से आप समझ गए होंगे कि किचन कैबिनेट उन्हीं लोगों को कहा जाता है जिनका घर के अंदर तक आना जाना हो, जिनकी बातें नायडू साहब सुना करते हों और नायडू साहब की सारी बातें जो सुना करते हों। ऐसे लोग रेवंत रेड्डी के साथ बैठे नजर आए। हालांकि शादी की बात थी, शादी का फंक्शन था, तो बात यहीं पर खत्म हो जाती। लेकिन उसके बाद मजे की बात यह हुई कि नायडू साहब के किचन कैबिनेट के 2 लोग राहुल गांधी के मुख्यमंत्री के साथ उनके काफिले के साथ निकले और बकायदा एक जगह पर बैठकर कुछ बातचीत हुई। और यह बातचीत उस दौर में हुई, उस वक्त में हुई जिस वक्त पे नीतीश कुमार राज्यसभा में आने के लिए कह रहे थे कि मेरी तो इच्छा थी इसलिए जा रहा हूं। अब जाहिर सी बात है, ये
बिटवीन द लाइंस पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि नायडू साहब जिस तरीके के राजनेता हैं, यूं ही उनके किचन कैबिनेट के लोग राहुल के सीएम के साथ तो नहीं बैठेंगे। अब दूसरी बात मैंने कही थी कि तेलंगाना से जो दूसरे वाले राज्यसभा सांसद पहुंचे हैं, जहां से पवन खेरा की बात चल रही थी या उनकी पत्नी कोटा नीलिमा की, वो भी नायडू साहब के बड़े खासम खास हैं, वेम नरेंद्र रेड्डी। हालांकि खास तो रेवंत रेड्डी भी रहे। दरअसल वेम नरेंद्र रेड्डी ने भी अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत किसी और पार्टी से नहीं बल्कि तेलुगु देशम पार्टी से ही करी थी। एक जमाना था जब चंद्रबाबू नायडू और वेम नरेंद्र रेड्डी एक ऐसी जोड़ी थी, जोड़ी क्या आप ये समझिए कि एक वफादार व्यक्ति माने जाते थे चंद्रबाबू नायडू के वेम नरेंद्र रेड्डी, जिन्हें कांग्रेस ने इस बार राज्यसभा भेजा है तेलंगाना से। अब ये सब कुछ अचानक से तो नहीं हो रहा होगा, जाहिर सी बात है इसके पीछे बहुत सारे गुना भाग गणित है। अब ये समझिए कि मोदी जी की कुर्सी क्यों हिल रही है और राज्यपालों का ये रिसफल क्यों हो रहा है, और मैंने क्यों कहा दीपक बुझने से पहले बहुत तेजी से फड़फड़ाता है। तेजी से गिरती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, तेजी से बदलती हुई कांग्रेस के तेवर और राहुल गांधी की लोकप्रियता में दिन पे दिन, हर गुजरते दिन के साथ एक ग्राफ का तेजी से ऊपर चढ़ना, ये सारे वो संकेत हैं जो ये बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी के दिन तो लद चुके हैं। लेकिन ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में नंबर गेम बहुत जरूरी होता है। आज की तारीख में यूं तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब और ज्यादा दिनों तक उनकी कुर्सी पर चिपके नहीं रहने देना चाहते। वो जानते हैं कि और जितने दिन मोदी जी इस कुर्सी पर रहेंगे उतना ही भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता रहेगा, क्योंकि कांग्रेस भले नारा लगाए कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम और भाजपा के लोग भले कहें कि नहीं नहीं पीएम इज नॉट कॉम्प्रोमाइज, लेकिन सच्चाई तो यही है कि आज की तारीख में हमारे बुलावे पर हम मेजबान थे, हमारा मेहमान बनकर ईरान की नेवी आई थी और उस जहाज को अमेरिका ने इंडियन ओशियन में ही डुबा दिया, लेकिन मोदी जी एक शब्द नहीं बोल पाए। इजराइल ने छोटी बच्चियों को कत्ल कर दिया, हमारा देश एक शब्द नहीं बोल पाया। और आज की तारीख में और भी बड़ा हंगामा हो गया जब अमेरिका ये कह रहा है कि हम भारत को छूट देते हैं, हम भारत को इजाजत देते हैं कि वो रसिया से अगले 1 महीने तक तेल खरीद सकता है। जाहिर सी बात है ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना, हु द हेल अमेरिका इज। भारत की संप्रभुता के साथ इस तरीके का खिलवाड़, इस तरीके का मजाक, और ये सब कुछ क्या तभी तक नहीं हो रहा जब तक कुर्सी पर मोदी जी बैठे हैं? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं और हर कोई ये जानता है कि इसका जो मैसेज जा रहा है ग्राउंड पर वो अच्छा नहीं जा रहा। भारतीय जनता पार्टी का काडर भी नाराज है, भाजपा के समर्थक भी नाराज हैं और आलम तो यह है अंधभक्त भी नाराज हैं। गोदी मीडिया के भी कुछ पत्रकार हैं जो अब खुल करके तो नहीं बोल पा रहे, लेकिन धीरे धीरे सिसकियां ले रहे हैं और वो सिसकियां भी कहीं ना कहीं हर गुजरते दिन के साथ पीएमओ की दीवारों में दरारें डाल रही हैं। खैर, ये सब कुछ तो चल ही रहा है और इन सब के बीच ये सादी डिप्लोमेसी हो गई। ऐसे वक्त पे शादी हुई कि उसमें नायडू साहब के दूत पहुंचे, राहुल के सीएम पहुंचे और देश भर के कांग्रेस के तमाम बड़े लीडरान पहुंचे। मौका शादी का जरूर था, लेकिन इस शादी में यह भी तय हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब दुल्हा बदलना चाहिए। अब दुल्हा किसे कह रहा हूं यह आप संकेतों में समझिएगा, लेकिन हां, चलते चलते जरा यह भी समझिए कि क्या नीतीश कुमार इतनी आसानी से हार मानने वाले नेता है? इसका जवाब सीधा सा है, नीतीश कुमार इतनी आसानी से हार मानने वाले लोगों में कभी नहीं रहे। इस्तीफा तो अभी उन्होंने दिया नहीं और इस्तीफा अभी आने वाले कुछ दिनों तक वो और नहीं देने वाले हैं, क्योंकि अभी तो उनके पास समय है और इतना समय तो पर्याप्त है कि वो गोटियां सेट की जाएं। आज की तारीख में इंडिया गठबंधन के पास लगभग
12-15 सीटों की जरूरत है नंबर गेम के हिसाब से। और ऐसे में 12 सीटें जदयू की, वो जदयू जिसमें कुछ तो भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ नायडू साहब जिनके पास 16 सांसद हैं। और यही नंबर गेम मोदी जी की कुर्सी के लिए सबसे बड़े संकट का विषय बन चला है। अभी देखिएगा, आलम तो यह है कि 9 मार्च की तारीख आएगी तो स्पीकर साहब यानी कि ओम बिरला साहब अपनी कुर्सी पर नहीं होंगे। खेला तो वहां पे भी थोड़ा बहुत हो सकता है जिसकी गुंजाइश थोड़ी कम है, क्योंकि पहले नायडू और नीतीश अब वो ये चाहते हैं कि भाई देखो बहुत हो गया, जितना दबेंगे उतना दबाया जाएगा। और इस दबाव से निकलने का एक ही तरीका और तरीकेकार बचा है, और वो तरीका है कि मोदी जी को टाटा बाय बाय कहा जाए। लेकिन टाटा बाय बाय कहने से पहले आश्वस्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है इन तमाम लोगों के लिए, और खास तौर पर नायडू साहब के लिए, क्योंकि फाइलें तो उनकी हैं, नीतीश का क्या कोई फाइल नहीं। लिहाजा नायडू साहब मजे हुए राजनेता हैं, दूत दौड़ा रहे हैं, खुद नहीं जा रहे। फोन पर हो सकता है बातचीत चल रही हो, लेकिन हां इतना तय है कि मोदी जी की कुर्सी की चूलें हिलने लगी हैं। इतना भी तय है कि एक बैसाखी को निपटाने के चक्कर में दूसरी बैसाखी को आशंकित और आतंकित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। और इन सब के बीच राज्यपालों का रिसफल इस बात का संकेत है कि अब मोदी जी जल्दी जल्दी सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन आपको एक बात तो हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब जल्दीबाजी में आप बहुत कुछ समेटने लगते हैं तो फिर आप कुछ भी समेट नहीं पाते। आपकी गठरी कई बार ऐसा लगता है जैसे पूरी भर गई, लेकिन अगले ही पल गठरी खुल जाती है, सब कुछ गिर जाता है। मोदी जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो चला है। कुल मिलाकर यह समझिए कि नायडू मजे हुए राजनेता हैं तो राहुल आज की तारीख में इस देश की उम्मीद। लिहाजा राहुल के बदले हुए तेवर, कांग्रेस के निर्णयों में जिस तरीके का 180 डिग्री का परिवर्तन है वो, और दूसरी तरफ राहुल के सेनापतियों का मुस्तैदी के साथ खड़ा हो जाना, और तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों की नाराजगी, ये सब कुछ मोदी जी की विदाई की आहट है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।